ये तो छोड़ते ही नहीं किसी को। ये लेकिन शर्मा गए थोड़ा सा ना, मैं नहीं शर्माता। रांड है तो रांड है, विधवा विलाप करेगी, रांडों की तरह हरकत करेगी तो रांड ही कहलाएगी। 10,000 के बाद 10 लाख करूंगा, मेरा तो अपना उद्देश्य सीधा है। अब यूट्यूब से मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, मेरी क्या गलती है, मैं तो काम कर रहा हूँ अपना। सुनीता केजरीवाल को विधवा बदचलन रांड कहने की हिम्मत है किसी की यूट्यूब पे? मैं कह रहा हूँ ना खुलेआम। होती है एक आदमी की ना बचपन की, जैसे मैं अरविंद केजरीवाल का नाम लेती है ना मेरे गाली आती है, हरामजादा, कुत्ता, कमीना। और इसकी पत्नी सुनीता केजरीवाल या आतिशी मारलेना कहती है तो मैं इनके लिए रांड, विधवा, प्रलाप करना, कपड़े फाड़ना, इस तरह की बातें मैं करता हूँ, जब भी हम गली बस्ती में पले पड़े। ये दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स में। वीडियो थोड़ी रात को लेट हो गई, इसलिए सुबह सुबह का बना रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो को पूरा बना के ही अपलोड करना होता है। कुछ बंदिशें होती हैं काम की भी, और कुछ अकेला रहता हूँ, इस वजह से भी दिक्कत है मेरे को थोड़ा। मेड भी गई हुई 1 महीने के लिए बिहार। बाकी दोस्तों कुल मिला के अरविंद केजरीवाल पे मेरी ये 5वीं वीडियो है। लास्ट की 2 वीडियो का रिस्पॉन्स नहीं आया, थोड़ी बड़ी थी इसलिए, लेकिन ये उससे ही बड़ी होगी, क्योंकि इसमें मैं आपको यूट्यूब की दुनिया में पिछले 5 साल से जो मैं यूट्यूब देख रहा हूँ ज़्यादातर न्यूज़ के लिए, उसमें मैं नंबर 1 एंकर मानता हूँ। एंकर नहीं है वो, एक्चुअली पत्रकार हैं, उन्होंने किताबें भी लिखी है। मनीष ठाकुर नाम भी उनके चैनल का है, द मनीष ठाकुर शो, बड़ा अच्छा चैनल है। और उनके यहाँ एक आते हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी, लखनऊ में रहते हैं। ये तो नोएडा के भी निवासी हैं, कई बार अपने वीडियो में बता चुके हैं, नोएडा के निवासी हैं। बहुत प्यारी बातें पढ़ते हैं और बहुत ही बड़े पुराने पत्रकार हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे। और उनका परिचय मैं क्या दूँ, आप अगर एक बार वीडियो देखेंगे तो बेशक इनकी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, मतलब ये समझ लीजिए कि पौने घंटे की एक वीडियो होती है इनकी। ये तो मैंने 20% स्पीड बढ़ाई है, तो 47.07 मिनट है। कहने का मतलब दोस्तों, इनकी वीडियो अगर एक बार देखना शुरू करोगे ना, थ्रिलर मूवी की तरह है, अब आखिर तक छोड़ नहीं पाओगे। पता कारण क्या है? मनीष ठाकुर तो कई बार बहक जाते हैं अपने अल्फाजों में और अपने कैरेक्टर में, या कई बार पात्रों के हिसाब से वो अपना जबान उनकी फिसल जाती है, जैसे मेरी फिसल जाती है। वो आदत होती है एक आदमी की ना बचपन की, जैसे मैं अरविंद केजरीवाल का नाम लेती है ना मेरे गाली आती है, हरामजादा, कुत्ता, कमीना। और इसकी पत्नी सुनीता केजरीवाल या आतिशी मारलेना कहती है तो मैं इनके लिए रांड, विधवा, प्रलाप करना, कपड़े फाड़ना, इस तरह की बातें मैं करता हूँ, जब भी हम गली बस्ती में पले पड़े। ये भी ऐसे ही होंगे, तो हमारे खून में है, कल्चर में। मगर हमारा उद्देश्य किसी को गलत कहना होता है, सही को हम कभी गलत नहीं कहते, उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। खैर चलो, ये मेरा व्यक्तिगत मसला होता, मैं गलत भी हो जाता हूँ। लेकिन सतीश चंद्र मिश्र जी को अपनी भाषा पे, हिंदी धारा प्रवाह पे, और बहुत तगड़ी किताबें उन्होंने लिखी हैं, और बहुत अच्छे पत्रकारिता का उनको अनुभव है। लखनऊ जैसे जगह पे रहे हैं वो, उनकी जो यूपी पे, उत्तर प्रदेश में खास तौर पकड़ है। और जितना भी मैटर होता है ये पहले डिस्कस कर लेते हैं, इस टॉपिक पे बात करेंगे। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन ये रात को 10:30 बजे 1 घंटे का, लगभग पौने घंटे का शो नहीं करते। और मैं उसको देख के ही सोता हूँ कई बार। तो एक आध दिन अगर वीडियो बनानी हो तो उस चक्कर में मिस हो जाते हैं, क्योंकि मैं वीडियो भी बनाऊँ तो किस किस पे बनाऊँ। डेली मैंने 15 वीडियो देखनी है। अब रिएक्शन वीडियो में कितने का बनाऊँ भाई? आधे घंटे की वीडियो का भी एक रिएक्शन वीडियो बनाता हूँ तो उसमें मेरे को कम से कम 3 घंटे लगते हैं। कोई ये तो है नहीं कि उठाया, बनाया, जोड़ा, कर दिया। मुझे एडिटिंग करनी पड़ती है, मुझे इफेक्ट डालने पड़ते हैं, सब बातें करनी पड़ती हैं। क्या करें, 959 है सब्सक्राइबर, मैं 1000 करके बाद 10,000 करूँगा, 10,000 के बाद 10 लाख करूँगा। मेरा तो अपना उद्देश्य सीधा है। अब यूट्यूब से मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, मेरी क्या गलती है, मैं तो काम कर रहा हूँ अपना। सुनीता केजरीवाल को विधवा बदचलन रांड कहने की हिम्मत है किसी की यूट्यूब पे? मैं कह रहा हूँ ना खुलेआम। अरविंद केजरीवाल को मैं ये कहता हूँ हरामजादा, कुत्ता है। गिरगिट तो बहुत छोटा शब्द है उसके लिए, दूर तो बहुत छोटा शब्द है। मैं तो उसे हरामजादा बोल रहा हूँ, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ मैं। इसका डीएनए अपने बाप से मिल नहीं सकता, अगर इसका बाप जिंदा है तो मैं बता। और तो और सुनो, इसके बेटे का शायद डीएनए से ना मिले। बड़ा हरामी है, बहुत हरामी है। इतनी हरामी है ये दोनों पति पत्नी। वो हरामन है इसकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, हरामजादी IRS ऑफिसर है ये। 20 साल नौकरी करी, इसने नौकरी छोड़ी थी इसके CM बनने पे, अपने पति के खत्म के।
इसने दुनिया भर का 47 करोड़ का रुपया खर्च करवा दिया। इसको पता नहीं था 8 लाख का कमोड लगाना क्या होता है या 8 लाख के पर्दे लगाना क्या होता है। और बेंचो वहाँ से लाखों की मूर्तियाँ उठा के लाई, वायरल हुई वीडियो, जो मूर्ति वाला और बता रहा हाँ जी हमारे यहाँ से पत्थर गया था, मार्बल गया था, वियतनाम का मार्बल, और पता नहीं क्या क्या नोटंकी इसने कराई है वहाँ पे शीश महल में। इसे नहीं पता 8 लाख के कमोड पे बेंचो रिमोट से वो फ्लश करना और ये करना, बहन चौथ हद है, सारी लानत है, हरामन। और ऐसे सा मुँह, चूतिया सा मुँह बना के ऐसे बैठी है करके, जो यहाँ पर बहन चौथ जो था अभी मरी बहन चौथ, 200 रुपये की सूट सलवार पहन के, और इतनी नौटंकी बाज है ये तो केजरीवाल को ही पीछे छोड़ दिया। हरामजादी ऐसे लग रही है एक ही माँ से जैसे जने हो बहन चौथ, जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा एक ही भाषा बोलते हैं ना भाई बहन, वही बहन चौथ का मेरे को लगता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही बात कि बहन चौथ ये भाई बहन है कि पति पत्नी है, क्या है क्या बहन चौथ ये दोनों, तो बिल्कुल बहन चौथ उन्हीं के रंग में रंगी हुई सियार है बहन चौथ। वो हरामी है तो ये हरामन है, वो कुत्ता है तो ये कुत्ती है, क्या बोल सकता हूँ। महिला है तो बहन चौथ, अब मैं क्या बोलूँ, शब्द बोलने को तो मैं बहुत बोल दूँ। हरामन है बहन चौथ, कह रही है कब पैसे नहीं पकड़े गए, जबकि इसमें सतीश चंद्र मिश्रा जी ने पोल खोली है सारी। 128 करोड़ रुपया ईडी जब्त कर चुकी है। इनकी वीडियो लंबी है तो मैं थोड़ा ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। और इसके अलावा अब्दुल तेलगी पे कोई पैसा नहीं पकड़ा गया था, 30 साल की सजा हुई थी। उसके अलावा लालू प्रसाद यादव जिसके गले में बाएं डाल के घूमता है, उसको भी सजा 5 केसों में हुई है। आय से अधिक संपत्ति वाले में तो बरी हो गया था, मगर 5 केसों में सजा हुई है। पैसा एक पैसा बराबर नहीं हुआ था। सुरेश कलमाड़ी जिसपे कॉमनवेल्थ का इल्जाम लगा था, एक पैसा उस पर नहीं मिला था, लेकिन वो भी उस पर इल्जाम लगा था, अंदर भी रहकर आया था। फिर शीला दीक्षित, उस पर इल्जाम लगा था, पैसा बरामद हुआ था उस पर कोई। तो इस तरह से इन्होंने बहुत एग्जाम्पल दिए हैं बहुत बड़े। और ये तो उलट बोलते हुए रुक गए उसके लिए कि भाई मैं क्या बोलूँ, महिला है, मगर मैं तो इसे महिला मानता ही नहीं, हरामन है एक नंबर की। मैं तो इसे महिला ही नहीं मानता, ये तो धंधे पे बैठी हुई और उससे बदतर है। किसी टाइम पे अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री माला सिन्हा ने 12 लाख रुपए जबकि इनकम टैक्स ने पकड़े तो उन्होंने कह दिया था कि ये मैंने एक सेक्स वर्कर के हिस्से से कमाए हैं, तब जाके जान छूटी थी उसकी। माला सिन्हा जैसी प्रतिभाशाली हीरोइन ये अपने लिए कह सकती है तो ये तो कपड़े भी उतार देगी। ये बड़ी हरामन है। इसकी शक्ल नहीं देखी जब ये आई थी, और मैं लगाऊंगा इसमें चूचू सा मुंह बना गया ऐसे जैसे पता नहीं बिल्कुल ही बोली पोली। हरामजादी आई यार ऐसे, इसे नहीं पता सामान पकड़ा नहीं जाता, पैसे कैश नहीं मिलते, फिर भी सजाएं मिलती है कोर्ट में। वो जज पागल है क्या? इन्होंने कम से कम 10 एग्जाम्पल दिए उन सजाओं के। लालू प्रसाद यादव तो ताजा उदाहरण है जिसे 5 केसों में सजा मिली हुई है, कोई पैसा एक भी नहीं पकड़ा गया था जबकि उसका। सुरेश कलमाड़ी, शीला दीक्षित, किसी में पैसा नहीं। अब्दुल तेलगी, उसके अलावा अली हसन, दुनिया भर के एग्जाम्पल दिए। सत्यम कंप्यूटर वाले का एग्जाम्पल दिए जिसका हम सुनते थे, कोई पैसा थोड़ी पकड़ा गया था, सजाएं सबको बोली है। कोई विदेश भाग गया तो एक अलग बात है। और सारा एग्जाम्पल दिया उन्होंने, ये तो छोड़ते ही नहीं किसी को। ये लेकिन शर्मा गए थोड़ा सा ना, मैं नहीं शर्माता। रांड है तो रांड है, विधवा विलाप करेगी, रांडों की तरह हरकत करेगी तो रांड ही कहलाएगी। बाकी दोस्तों ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं वीडियो को चालू करता हूँ ताकि आप उसका मजा ले सकें। लॉन्ग वीडियो है तो लंबी चलाऊंगा, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, कैसे हैं आप? केजरीवाल हवालात में है। केजरी को इस बात का अंदाजा शायद नहीं था कि वो भी हवालात जाएगा। केजरी को लगता था कि वो धरती का सबसे बड़ा धूर्त है और वो अपने चंगू मंगू को जेल भेज करके खुद बच जाएगा, क्योंकि केजरी ने अपनी सरकार में, मंत्रिमंडल में कोई मंत्रालय अपने पास नहीं रखी। इसका जिक्र हम लोगों ने कई बार किया। इसीलिए केजरी ने सिसोदिया को जेल भेजकर, सत्येंद्र जैन को जेल भेजकर, अपने लठैत संजय सिंह को जेल भेजने के बाद एकदम से खर्राटे मार करके शीश महल में सो रहा था। उसकी बीवी को भी लगता था कि हमारा केजू तो बहुत बड़ा धूर्त है, मैं तो इसको आईआईटी के दौर से जानती हूं, इतना बड़ा धूर्त है कि इसे कोई फंसा नहीं सकता। केजरी के मिसेस केजरीवाल को इस बात का अंदाजा बहुत पहले से था, क्योंकि वो आरोप लगाकर भाग जाना, शातिराना खेल खेलना, कांग्रेस को फंसा करके शीला दीक्षित को का चरित्र हनन करके दिल्ली की सत्ता हासिल कर लेना, सुनीता को सब तो याद था। इसीलिए उसे अपने केजू पर बहुत भरोसा है कि उसका केजू हवालात से बाहर जब कोर्ट में आएगा तो कांड कर देगा।
जो कि बड़ा शरारती है, बहुत बड़ा धूर्त है। लेकिन इस धूर्तवाल की हेकड़ी हाईकोर्ट ने निकाल दी। हमने शाम में हाईकोर्ट के आदेश से आपको पूरा विवरण सुनाया कि कैसे हाईकोर्ट ने कहा कि तुम्हारे ऊपर जो आरोप हैं, अभी तुम्हें राहत देना मतलब तुम्हें जमानत देना है। इस केस में किसी को जमानत नहीं मिली है, तो तुम्हें कैसे? और मामला हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी, इधर केजू की बीवी ताल ठोक रही थी, आंख बंद करके दिल्ली की जनता से कह रही थी कि फील करो कि केजरीवाल आसपास है। लेकिन केजरीवाल सचमुच आसपास में दिल्ली हाईकोर्ट में हियरिंग हो रही थी। दर्जन भर वकील केजरी की वकालत करने को तैयार थे। माल बहुत ज्यादा है। लेकिन हम अभी बताएंगे कि केजरी की बीवी ने जो कहा कि माल कहां है, तो हम उसे कहां भी समझाएंगे। उस पूरे केजरी के शातिराना खेल को समझेंगे कि जो केजरी ने कोरोना काल में किया था। कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। केजरीवाल का सचमुच पूरा खेल खत्म हो गया। अब अंतिम समय में बस फुदक करके, कहते हैं ना जैसे मौत के समय फरफराना होता है, बस वही हो रहा। हम इस पूरे प्रकरण को समझेंगे। आज हम यह भी समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है, कैसे आजम खान अखिलेश यादव को तबाह करके योगी के रास्ते को और आसान कर रहे हैं, और 80 में 80 सीट का जो वायदा योगी ने पीएम मोदी से किया है, वो कैसे अब पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को समझेंगे। और साथ ही हम यह भी कि कैसे लगभग 2.5 दशक से ज्यादा समय से सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी की तबाही के लिए जो तिस्ता सी तलवारों और संजीव भट्टों का गैंग तैयार किया, उस पर अदालती लठ उसकी तबाही तय कर दी है। इन तमाम चीजों को हम समझेंगे। सतीश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर, मिसेस केजरीवाल तो लगता है एकदम फ्रंट फुट पे आ गई है और आतिशी मार लेना का जो सपना है उसे चकनाचूर करने की तैयारी में है। बढ़िया खेल रही है और एकदम से लग रहा है कि वो केजरी की ही बीवी है और इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ लंबा अनुभव है। पति पत्नी का तो साथ रहने के लंबा से कई बार ये भी लोग कहने लगते हैं कि भाई एक जैसा सोच हो जाता है। इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी से लेकर के आईआरएस तक का सफर है। मिसेस केजरीवाल को अनुभव होगा कि उसका जो धूर्तवाल है वो कैसे साजिश कर करके बचता रहा है। अन्ना आंदोलन से लेकर आज तक आप देखिए कि कैसे तमाम लोगों को फंसा करके केजरीवाल चैन की बंसी बजा रहा था कि हम चीफ मिनिस्टर हैं, कोई मंत्रालय हमारे पास तो है नहीं, सिग्नेचर हमने किया नहीं, हम कहीं फंसेंगे नहीं। अब आज मैदान में उतरी दूसरी बार और दावा कर दिया कि आंख मूंद करके अपने मेरे केजू को अपने आसपास महसूस कीजिए। लोग उधर हाईकोर्ट कुटाई कर रहा था केजरीवाल का। हाईकोर्ट ने जबरदस्त हंटर चला करके इसका पूरा कांड कर दिया। लेकिन ये अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया को, मतलब आमने सामने तो मीडिया ही नहीं, चालाक है, वीडियो जारी करके संदेश दे दिया कि कुछ भी नहीं मिला है, एक चौवन्नी नहीं मिला और कोर्ट में आकर केजरी सब पूरा बंडाफोड़ कर देंगे कि कुछ भी नहीं मिला, आरोप बेबुनियाद है। मनीष जी अपने कपड़े खुद उतार रहे हैं, ये अपने कपड़े खुद उतार रहे हैं, अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं जब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। और जो आपने कहा उसकी पत्नी तो अभी तक वो पर्दे के पीछे थी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे केजरी के साथ बराबर की मास्टरमाइंड वो भी थी। जिस तरह से दिल्ली की लूट हुई है और बहुत शातिर महिला है, कैसे भोला भाला चेहरा बनाकर और कैसा सरासर सफेद झूठ वो बोल रही थी। अभी बताता हूँ दर्शकों से कि वो कोई घरेलू महिला नहीं, कि गाँव की रहने वाली जिसको दीन दुनिया के बारे में जानकारी नहीं, अपने घर तक सीमित है, ऐसा नहीं है। वो IRS रही है और उसने केजरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद रिजाइन किया। तो इनकम टैक्स की जो अफसर रही हो, उसको जो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, जो मूलभूत चीजें हैं, उसकी उसको जानकारी ना हो, ये तो समझ में नहीं आता। और वो जानकारी होने के बाद वो किस तरह से बैठकर मुंह बनाकर कैसी शक्ल बना के बैठी है और सब एकदम धूल झोंक रही है। वो झूठ भी नहीं बोल रही, पूरे देश की आंखों में धूल झोंक रही है। उसकी मुख मुद्रा देखिए। तो अगर केजरी ड्रामा किंग है तो वो उससे बड़ी ड्रामा क्वीन है। वो उससे बड़ी ड्रामा क्वीन है। उसको मालूम नहीं लूट हो रही थी ये और कैसी लूट हुई है। रोज अखबारों में छप रहा है, टेलीविजन पे चल रहा है और कोई जवाब नहीं सुन रहा। उल्टा सीधा जो पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका सच तो सबसे पहले तो इसी को मालूम होगा, क्योंकि अब ये जिस तरह से सामने आ रही है बेशर्मी के साथ और केजरी को देवता बनाकर प्रस्तुत कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये बराबर की साझेदार है केजरी के भ्रष्टाचार में। वो तो बनीजी अभी मैं बताऊंगा कि ये कैसे लोगों की आंखों में धूल झोंक रही। लेकिन आज एक और ये अपने आप को, मैंने कहा था कि पूरा केजरी गैंग अपने आप को नग्न कर रहा है, अपने कपड़े खुद उतार रहा, बेनकाब हो रहा है। कि याद करिए कि जिस समय कोरोना चला था मनीजी, तो कोरोना के समय में इन्होंने, जब वो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था थाली बजाओ, तो इसने बड़ी खिल्ली उड़ाई थी, राक्षसों की तरह उसका मजाक बनाया था और इस हद तक से चला गया था, इतनी बेशर्मी में उतराया था कि इसने प्रधानमंत्री मोदी को अनपढ़ कह दिया था कि जब अनपढ़ प्रधानमंत्री होगा, गंवार प्रधानमंत्री होगा, तो इसी तरह की बातें वो करता है कि थाली बजाओ थाली बजाओ। इससे कहीं कोरोना भागता है। और कल 2 दिन से ये दिल्ली में रात में सड़कों पर दिल्ली की थाली बजाते घूम रहे हैं ताकि ईडी की हिरासत से केजरी को मुक्ति मिल जाए। तो ये इनका दोगलापन है और ये बताता है कि ये कब किस तरह गिरगिट की तरह रंग बदल लेंगे और कितनी बेईमानी के साथ, बेशर्मी के साथ ये अपना रंग बदलेंगे। उसका एक उदाहरण है इनका वो थाली बजाने वाला कैंपेन। हाँ मनीष जरा सुनवा दीजिए क्या कहता था और क्या उसके बाद ये कर रहा है। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगी उससे कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली सारा देश। बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ, भागा कोरोना।
जी ये देख ये अब ये जो घूम रहे हैं ये वही लोग हैं जब वो प्रधानमंत्री मोदी को अनपढ़ और गंवार कह रहा था उस समय ये ताली बजा रहे थे, हल्ला मचा रहे थे, तो अब इनसे एक हाथ में जूता लेके पूछे कि क्या हुआ केजरीवाल भैया तुम्हारे ताली बजाने से। तो ये कैसे दोगले हैं कि किस तरह से लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। इनको मनीष जी कोई बोल रहे नहीं, इनको लगा कि शायद प्रधानमंत्री मोदी के आवाहन पे थाली बजी थी तो हम भी अगर बजवाएंगे तो लोगों को ऊंची जुड़ जाएंगे और बड़े मात्रा में दिल्ली में बजेगी, सिवाय इन धूर्तों के, इन मूर्खों के, और कहीं कोई थाली बजाता नहीं दिखा। और आज जितनी मैंने टेलीविजन पे भी क्लिपें देखी हैं तो उसमें वो आतिशी मार लेना और वो जो मीठा है सौरभ मीठा ये जो प्रदर्शन कर रहे थे तो इनके साथ 2-4-10 आदमी दिखाई दिए मनीष जी। मुझको कहीं भीड़ नहीं नजर आई कि कहीं 1000-2000 आदमी भी इनके साथ नहीं दिखाई दिया। तो ये इनकी असलियत है कि दिल्ली में तो इनको आदमी ढूंढने नहीं मिल रहा है और अभी रात में लोगों को जीना हराम कर रहे हैं, थाली बजाते हुए घूम रहे हैं। अब आता हूँ मनीष जी, जो इसने कहा आज दोनों दिन उसकी पत्नी का यही राग अलापना था कि मेरे ईमानदार हरिश्चंद्र पति को जो है गलती से गलत फंसा दिया गया, राजनीतिक विद्वेष से फंसा दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि एक घोटाला हो गया, लेकिन पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ बरामद किया ईडी ने। और ईडी बताए पैसा जब पैसा नहीं बरामद किया तो घोटाला नहीं हुआ, इसका पूरा सार इसके कहने का यह है। लेकिन इसकी पत्नी तो आज कह रही है मनीष जी, ये राग पिछले कई महीनों से ये पूरा केजरी गैंग लगातार अलाप रहा। जब भी टेलीविजन डिबेट में आता है तो कहता मनी टेल कहाँ, पैसा कहाँ बरामद हुआ, अगर घोटाला हुआ तो पैसा कहाँ बरामद हुआ। तो वो तो खैर धूप तो कही है, लेकिन ये तो IRS अफसर रही है, इसको तो बहुत केस इसके सामने आए होंगे। और ये आज आकर के 2 दिन से लगातार झूठ बोल रही है। तो ये कितनी, मैंने कहा ना, और इसकी जरा मुख मुद्रा देखिए, कितनी शातिर महिला है ये, कि कितनी सफाई से ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। जरा मनीष जी अभी मैं बताऊंगा कि शराब घोटाले का पैसा कहाँ है, वो तो मैं अभी बाद में बताता हूँ। पहले जरा ये जवाब दे केजरीवाल की बीवी और ये पूरा केजरीवाल गैंग और वो मूर्ख जो एंकर बैठते हैं मनीष जी 5 से 11 वाले लिपस्टिक लगा के, कि उन्हीं के प्रोग्राम में ये केजरीवाल के जितने आते हैं प्रवक्ता वो यही सवाल करते हैं कि अगर घोटाला हुआ तो पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ बरामद हुआ, पैसा कहाँ किसके पास है। तो अब बताता हूँ मनीष जी कि पैसा किसके पास है, उसके बाद इनका पैसा भी बताऊंगा कि शराब घोटाले का पैसा कहाँ है। कोई इनसे आज तक किसी ने पूछा कि अब्दुल करीम तेलगी पकड़ा गया था, 30,000 करोड़ का इस टाइम पे घोटाला था, पैसा कितना बरामद हुआ था, पैसा कितना बरामद हुआ अब्दुल करीम तेलगी से। हसन अली पकड़ा गया था, 70,000 करोड़ का घपला था, पूरे देश ने देखा, जेल काटी। तेलगी को तो 30 साल की जेल हुई, जेल में ही मर गया। क्या उसके पास से 30,000 करोड़ रुपए बरामद हुआ था? जरा बताइए, केजरीवाल बताए, इसका गैंग बताए। और ये जो बैठते हैं 5 से 9 जो पूछते हैं नहीं केजरी गैंग से कि तेलगी के पास से पैसा कितना बरामद हुआ था, ये जरा बताओ फिर। और अगर पैसा नहीं बरामद हुआ था तो उसको 30 साल की सजा क्यों हुई थी? 2006 में सजा हुई थी मनीष जी, और वो जेल में ही मर गया, बाहर नहीं आ पाया तेलगी। हसन अली 70,000 करोड़ का घोटाला था इसी कांग्रेस के शासनकाल में, वो भी जेल गया। तो पैसा तो बरामद हुआ नहीं, तो पैसा कहाँ तक गया था? अभी बताता हूँ कि पैसे खेल क्या है। और जरा पुराना चलता हूँ मनीष जी, हर्षद मेहता पकड़ा गया था, तो उसके लिए 5,000 करोड़ 7,000 करोड़, और कुछ लोग कहते थे कि 30,000 करोड़ रुपए इस घोटाले का पूरा आकार है। और हर्षद मेहता के पास से पैसा कितना बरामद हुआ था? हर्षद मेहता भी सजा याफ्ता ही मरा, वो भी जेल में गया था, जेल उसने काटी और वो मर ही गया। वो जो बाहर आया तो समझिए जमानत या पैरोल पे था, और उसी में उसकी मौत हो गई है। पैसा तो अगर ये केजरीवाल और इसकी बीवी, ये जो IRS आई है जो ज्ञान दे रही है, और ये जो लफंगे हैं आप, ये जो रोज रात शाम को आके बैठ जाते हैं टेलीविजन पे उन मूर्ख एंकरों के सामने जो इनसे पूछते नहीं है, ये एक ही, तो इनके हिसाब से तो हर्षद मेहता भी निर्दोष, अब्दुल करीम तेलगी भी निर्दोष था, और हसन अली भी निर्दोष था। ये सब निर्दोष थे क्योंकि पैसा तो बरामद नहीं हुआ। तो इनको जिन जजों ने इनको सजाएं सुनाई वो जज भी मूर्ख थे, और वो मिले हुए थे पता नहीं किससे, क्योंकि ये तो बता नहीं पाएंगे ये। और बताता हूँ मनीष जी, ये तो मैंने जरा ऐतिहासिक बताया जिसको पूरा देश जानता है। एक बात जरा इनसे पूछे, केजरीवाल की पत्नी एक बात का जवाब दे कि जिसके साथ तुम्हारे श्रीमान जी राजा हरिश्चंद्र और हिंदुस्तान के दूसरे सबसे बड़े हरिश्चंद्र लालू यादव के साथ हाथ में हाथ लेके खड़े हुए थे पटना में, उस लालू यादव को 5 मामलों में सजा है चारा घोटाले के। लालू यादव तो लालू यादव के पास से पैसा कितना बरामद हुआ? यही आके बता दे कि लालू को तो सजा इसलिए हुई क्योंकि लालू के यहाँ पैसा बरामद हुआ था, जबकि वो कई 100 करोड़ का घोटाला है, चारा घोटाला। लेकिन लालू के पास से लगभग 1,000 करोड़, लगभग 1,000 करोड़। तो लालू को इसका मतलब लालू को जिन 5 मामलों में सजा सुनाई गई, इसका मतलब वो जज मूर्ख थे या जजों ने जानबूझकर सुनाया? लालू यादव बहुत ईमानदार आदमी है, इस केजरीवाल की बीवी के हिसाब से नहीं मिला सर, लालू यादव में 1 पैसा भी नहीं मिला, 1 चवन्नी नहीं मिला था जिसमें 5 मामले में सजा हुई। उसके ऊपर लालू के ऊपर जो आय से अधिक संपत्ति था उसमें लालू बरी हो गया, मतलब इसका मतलब साबित हुआ कि उसके पास आय से अधिक संपत्ति थी ही नहीं, इसके बावजूद लालू को 5 मामले में सजा हुई। 5 मामलों में सजा हुई, कैसे क्यों सजा हुई? तो ये अगर केजरीवाल की जो बीवी जो इनकम टैक्स की अफसर रही, 20 साल कलम घिसती रही इनकम टैक्स के दफ्तर में बैठ के, ये जरा आके बताए कि लालू को 5 मामलों में सजा हुई, वो तो तुम्हारे जो श्रीमान जी है उनका बड़ा यार है, वो राजा हरिश्चंद्र का उससे बड़ा हरिश्चंद्र है। और मान लीजिए दूसरा, अब इनके मुंह पे काली पोतता हूं इन्हीं की, ये तो मैंने गिनाए अन्य उदाहरण। एक और मामला है मनीष जी कि सुरेश कलमाडी और शीला दीक्षित, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला। इसका कलमाडी का कैरियर खत्म हो गया, कलमाडी महीनों सालों जेल में रहा,
केजरीवाल के लिए इसका केजरीवाल जो इसका आदमी है वो 300 पन्नों की फाइल लेकर घूमता रहा कि ये 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला और शीला दीक्षित ने लूट लिया। कितना पैसा बरामद हुआ था शीला दीक्षित के पास से, कितना पैसा बरामद हुआ था सुरेश कलमाडी के पास से, है तो जवाब इनके पास। और उसके लिए तो सबसे ज्यादा केजरीवाल ही ढोल बजाते घूमा था सड़क पे। तो तब ये पागल, इसका जो आदमी था वो पागल था, सीढ़ी था कि पागल खाने से छूट के आया था कि जब पैसा नहीं बरामद हुआ कलमाडी के पास, पैसा नहीं बरामद हुआ शीला दीक्षित के पास, तो किस बात की फिर उनको बेईमान कहते थे, क्यों कहता था। तो ये कितने दूर था मियां बीवी, कितने शातिर हैं। और ये जो 2 दिन से वीडियो जारी करके पूरे देश की आंखों में धूल झोंक रही है, जरा इसके कर्म समझिए मनीष जी। और बताता हूँ मनीष जी, कोयला घोटाला में जो लोग पकड़े गए, कई IAS उसमें जेल चले गए, उसमें कई कारपोरेट के दिग्गज जेल गए, लेकिन पैसा कितना बरामद हुआ और ये पैसा क्यों नहीं बरामद होता इन घोटालों में, ये भी बताऊंगा। उस हिसाब से तो इस दिल्ली के शराब घोटाले में बहुत ज्यादा पैसा बरामद हो चुका है, बहुत ज्यादा, और वो भी पूरा बरामद होगा। अभी याद दिलाऊंगा इसको, जो ये बनी हुई आती है ना कि बिल्कुल एकदम जैसे क्या कहूँ, शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि शोक संतप्त बन के आती है कि ये जो धूल झोंक रही, अभी इसकी आंखें खोलूंगा सुनीता केजरीवाल, पूर्व आयकर अधिकारी की, जो बड़ी ज्ञानी है आर्थिक मामलों की और हम लोगों को पूरे देश को बेवकूफ बना रही है। कोयला घोटाले में तो मनीष जी 1 पैसा नहीं बरामद हुआ किसी के पास से, तो इसका मतलब कोयला घोटाला हुआ ही नहीं। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज था जिसने वो 212 या 222 खदानें रद्द कर दी थी, या तो वो मूर्ख था या पागल था, क्योंकि इसके हिसाब से तो घोटाला हुआ ही नहीं था, क्योंकि पैसा नहीं बरामद हुआ। 2G स्पेक्ट्रम इतना पैसा बरामद हुआ। और बताता हूँ घोटाला कैसे प्रूव होता है कि उसमें पैसा तो नहीं बरामद हुआ, लेकिन कई लोग गए। और अभी बता दूं कि वो छूटे नहीं है। ए राजा कनिमोझी, अभी हम लोगों ने उस दिन कार्यक्रम किया था कि अब वो हाई कोर्ट में अपील है और कैसे छूटे थे, वो पूरी कहानी हम लोगों ने बताई थी, पूरा एपिसोड था उस पर, 2-3 दिन पहले का दर्शक देख लेंगे। अब वो हाई कोर्ट में और ये सब जेल जाएंगे, तो पैसा तो नहीं बरामद हुआ, ना ए राजा के पास बरामद हुआ, ना कनिमोझी के पास बरामद हुआ, ना वो ब्यूरोक्रेट थे। तो ये केजरीवाल और इसकी महा ईमानदार और बड़ी ज्ञानी बीवी, इनके हिसाब से तो घोटाला हुआ ही नहीं था। ये उस टाइप के राक्षसी तर्क दे रहे हैं कि कोई हत्यारा कोर्ट में जब उसको मनीष जी सजा सुनाने का समय आए तो कहे लाश कहाँ है, लाश दिखाओ, लाश कहाँ है, क्योंकि लाश तो जो मारा गया तो जला दिया गया। तो लाश, जब लाश नहीं है तो मैंने हत्या कहाँ की, जब लाश ही नहीं है अदालत बुला के रखो, लाश दिखाओ मुझको। तो ये उस तरह का कुतर कर रहे हैं, राक्षसी कुतर कर रहे हैं, जो अपने आप को पूरी तरह से बेनकाब कर रहे हैं। और एक गिनाता हूँ मनीष जी, मैं आज जरा तांता लगा दूं और ये मैं दर्शकों से कह दूं कि मैं केजरीवाल और उसकी पत्नी को तो बेनकाब कर ही रहा हूँ, और ये बता रहा हूँ कि ये जो रोज शाम को 5 बजे से 11 बजे तक लगा के लिपस्टिक, काजल पाउडर और चमेली तेल बैठते हैं टेलीविजन पे, इनमें से किसी ने आज तक इनसे सवाल नहीं किया ये तुम कौन सा मूर्खतापूर्ण तर्क देते हो कि सब पैसा नहीं बरामद। पैसा तो लालू में भी बरामद नहीं हुआ, तो पैसा तो सुरेश कलमाडी से भी बरामद नहीं हुआ, तेलगी से नहीं बरामद हुआ, हसन अली से नहीं बरामद हुआ, लेकिन इनको सबको सजा दी गई। तो ये उनसे भी मिले हुए हैं, ये केजरी गैंग के साथ मिले हुए हैं। वो जैसे कीर्तन करते हैं तो ये उसके साथ मोदी जी की भाषा में झाल बजाया करते हैं उनके साथ। ये सवाल उनसे नहीं पूछते, क्योंकि सवाल पूछे तो ये बेनकाब हो जाएंगे। 2009 में मनीष जी वो सत्यम कंप्यूटर वाला रामालिंगम राजू, 16,000 करोड़ का घोटाला, कितना पैसा बरामद हुआ था रामालिंगम राजू के पास से, ये बताइए। ये केजरी अपने जब जिस समय वो अन्ना के साथ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने निकला था, तो ये रामालिंगम राजू का भी नाम बड़ा चिल्ला के लेता था कि राजू ने लूट लिया, कलमाडी ने लूट लिया, शीला दीक्षित ने लूट लिया। तो ये या तो ये कहे कि मेरा आदमी धूर्त था, ये सुनीता केजरीवाल ये कहे कि क्योंकि पैसा नहीं बरामद हुआ था, इसका मतलब मेरा आदमी झूठ बोलता था, मेरा आदमी धूर्त था, और या फिर कहे कि वो पागल था, वो सीढ़ी था, उसकी मानसिक बुद्धि खत्म हो गई थी। ये इस तरह की साजिश मनीष जी लोग करते हैं। और एक और मनीष जी, वो तो मैंने कहा आज मैं लाइन लगा दूंगा ताकि पूरी तरह से बेनकाब हो जाएं। एक 2012 में कर्नाटक में 27,000 एकड़ जमीन मनीष जी, 27,000 एकड़ जमीन, और वो अल्पसंख्यक आयोग जो था सरकार का, वहीं की सरकार का, उसने कहा था कि नेताओं ने, मंत्रियों ने और ब्यूरोक्रेट ने मिलकर 27,000 एकड़ जमीन रियल एस्टेट के जो डेवलपर हैं उनके साथ मिलकर लूट ली। 27,000 एकड़ जमीन, उसकी उस समय जो कीमत निकली थी करीब 2 लाख करोड़ रुपए थी। पैसा कितना बरामद हुआ था, पैसा कितना बरामद हुआ था। तो ये जो ये तर्क देते हैं, ये तर्क बिल्कुल थोथा है, खोखला है, और हिंदुस्तान का इतिहास बताता है कि वो पैसा बरामद होना एक अलग चीज है, और भ्रष्टाचार होना और उसको जो सजा मिलती है उसके कारण कुछ और होते हैं। लालू उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि अभी मनीष जी ने बताया कि उसको तो आज से अधिक मामले में छूट मिल गई थी, बरी हो गया था, बरी हो गया, आज से अधिक संपत्ति में बरी हो गया। ये तो उसके हिसाब से तो सुनीता केजरीवाल के हिसाब से तो उसको सजा होनी नहीं चाहिए। वो तो सबसे ईमानदार आदमी लोग, मेरे ख्याल से इसीलिए केजरीवाल उसका हाथ में मिला, कंधा मिला के उससे हाथ मिला रहा था, क्योंकि उसको विश्वास था। तो ये इनका दोगलापन है। और अब बताता हूँ मनीष जी की इनकी भी इच्छा पूरी हो जाए। जरा मनीष जी खबर दिखा दीजिए कि अब तक ईडी 6 आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है और 128 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है उसने शराब घोटाले में। 128 करोड़ जो मनी ट्रेल कहाँ है पैसा, तो वो जो 128 करोड़ की संपत्ति जब्त की है ईडी ने, वो सुनीता केजरीवाल की मेहनत की कमाई है, अरविंद केजरीवाल की मेहनत की कमाई है, या आम आदमी पार्टी के किसी नेता की मेहनत की कमाई। नीचे मैंने निशान लगा दिया जहां वो लिखा हुआ है, ये तो हेडिंग है इसकी, ये जहां लाल निशान लगा हुआ जरा उसको बड़ा करके दिखा दीजिए, दर्शक पढ़ लेंगे। ईडी ने इस मामले में अब तक कुल 6 आरोप पत्र दाखिल किए हैं और 128 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। तो ये पैसा तो जब्त है, और ये कोई खाली
इस मामले में नहीं कहते कि केजरीवाल को फंसाने के लिए ईडी अब तक करीब करीब 1,10,000 करोड़ की संपत्ति भ्रष्टाचारियों की जब्त कर चुकी है। ये मनीष जी, क्या आपको तो ज्यादा मुझसे ज्यादा अनुभव है कोर्ट के प्रोसीडिंग का, न्यायिक प्रक्रिया का? क्या किसी आदमी की जायज संपत्ति को आप जब्त कर सकती है ईडी ने? कोई भी सरकारी संस्थान? और अगर और करेगा तो दूसरे दिन उसको स्टे मिल जाएगा, वो संपत्ति छूट जाएगी। तो ये बेनामी संपत्ति है जो अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट की गई, वो शराब घोटाले की लूट की। तो ये जो तथाकथित आयकर अधिकारी है, आयकर अधिकारी की पत्नी है ये सुनीता केजरीवाल, जो बिल्कुल जैसे आके क्या कहूँ, जैसा मुंह बना के वो बैठती है कि आंसू उसके नहीं बहते। तो उसको मालूम नहीं कि 128 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो गई, जिसमें मेरा आदमी बंद है, इसका तो आदमी बंद है, इसको तो सब कुछ मालूम होगा। उसके बाद जरा दर्शकों को मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ कि इसको सोचिए आप, ये कितने शातिर हैं मियां बीवी, कि वो कैसा मुंह बना के आके बैठी, जैसे अनाथ आश्रम से चली आ रही है, विधवा आश्रम से चली आ रही है, कि इसके खाने ठिकाना नहीं है, बेचारी को बहुत कष्ट हो रहा है, और ये कितना सफेद झूठ, कितनी शातिर तरीके से बोल रही है। बिल्कुल सर, आपने इतने बढ़िया फैक्ट के साथ रखे कि सचमुच मुझे भी इसका ध्यान नहीं रहा। ये एंगल सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा कि लालू यादव 5 मामले में सजायाफ्ता अपराधी है, और जिन 5 मामलों के आधार पर आप जानते हैं जब भ्रष्टाचार का मामला होता है तो आमतौर पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होता है। आय से अधिक संपत्ति मामले में लालू को बरी कर दिया गया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन खैर सजा तो कांग्रेस के सरकार के दौरान भी पहला मामले में लालू को 2013 में सजा हुई। इसके अलावा जितने लोगों को सजा हुई है उसमें से किसी के पास से पैसे की बरामदगी नहीं हुई, क्योंकि उस समय ईडी जैसी संस्था आंख से पैसे नहीं निकालती थी। अब तो ईडी है, इसीलिए इन लोगों को ईडी से डर है। अब तो सर कमाल की बात है, गोवा में जो आम आदमी पार्टी का जो अध्यक्ष है वो अमित पालेकर, उसने सरकारी गवाह बनने की शायद मान लिया है। कल उसको वारंट किया गया है, ईडी ने उसको समन भेजा है, कल उसकी पेशी होगी ईडी दफ्तर में। और 4 लोग जो ये बताएंगे कि 48 करोड़ रुपए जो इस शराब माफियाओं से लिए गए थे गोवा में खर्च किए गए, वो कैश में थे, वो कहां से बरामद हो गए, जो खर्च हो गए वो कहां से आएंगे? इसीलिए कहते हैं कि पढ़ लिख करके महिला कितना शातिराना खेल करती है। और मुझे लगता है हमसे, आपसे, देश के किसी भी जनता से सुनीता केजरीवाल के अपने शौहर के, अपने पति के धूर्तपने को ज्यादा बेहतर जानती होगी। कैसे इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर के IRS बनने से लेकर के अन्ना गैंग में शामिल होने से लेकर के कैसे इसने सबको ठगा है, सबको बेवकूफ बनाया और पिछवाड़े पे लात मार दिया। पंजाब में आमतौर और बता दूं कि ये मैंने कहा ना कि ये सामान्य गृहिणी नहीं कि कहीं गांव में रहती थी, केजरीवाल इसको लाके इसने रख दिया। ये तो 20 साल इसने इनकम टैक्स की नौकरी की। इसको जो आपने कहा, मैं बताता हूँ कि कैसे ये मिलकर दोनों मियां बीवी लूट रहे थे दिल्ली को। इसका तो मनीष जी सबसे शर्मनाक उदाहरण वो शीश महल है 100 करोड़ का, कि जब वहां पे 80-80 लाख के पर्दे लग रहे थे, 16 लाख 17 लाख का कमोड लग रहा था, तो इसको नहीं मालूम था कि ये क्या आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। और आपको ध्यान होगा उस समय वो टाइम्स नाउ ने जो एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, स्टिंग ऑपरेशन का सीधे इंटरव्यू किया था, उसमें ठेकेदार ने बताया था कि ये जो महंगा वाला मार्बल लगा है पूरा उखड़वा के दोबारा जब लगा है, तो मैडम हमारे साथ आई थी, मैडम चीफ मिनिस्टर, उसमें चिट्ठी में भी लिखा है, जो सरकारी चिट्ठी है, कि मैडम चीफ मिनिस्टर, तो मैडम चीफ मिनिस्टर साथ आई थी। उस दुकान वाले ने कहा कि हाँ भैया वो आई थी, और एक उनको कोई मूर्ति भी पसंद आ गई थी लाखों की, तो वो भी ले गई थी वो। तो ये दोनों मियां बीवी मिलकर लूट रहे थे। वो तो टाइम्स नाउ का आज भी रखा होगा, वीडियो यूट्यूब पर होगा। तो ये बड़ी ईमानदार जैसी बनी भोली भाली बन के आ रही है। इसको मालूम नहीं था कि ये 80-80 लाख के पर्दे कहाँ से लग रहे हैं, करोड़ों रुपए की टाइल्स कहाँ से लग रही है, कि क्या प्रोटोकॉल है, और क्या सरकारी आवास में कैसे खर्चा होना चाहिए। 16-16, 17-17 लाख का कमोड लग रहा था, तब इसको नहीं मालूम था कि ये सारे कर्म जो हो रहे हैं, ये सारी करतूतें हैं, ये एक दिन तिहाड़ पहुंचाएंगी केजरीवाल को। तो इसको ये पहले से प्लान बनाए हुए थे कि जब वो तिहाड़ पहुंचेगी तो तुम फिर इस तरह से ड्रामा करके आना जैसे तुम अनाथ आश्रम से चली आ रही हो, तो वहां पर खाने ठिकाना नहीं है। बिल्कुल सर, जब आप इतना सब कह रहे हैं तो केजरीवाल की बीवी को भी थोड़ा सुना जाने की जरूरत है कि किस तरह से वो आवरण ओढ़ रही है, उसके भाव भंगिमा को समझिए। जब वो आंख बंद करती है तो समझिए कि आपको कई बार लगेगा कि क्या पर्दे के पीछे असली खिलाड़ी यही है। कई बार सुनीता केजरीवाल अब केजरीवाल से भी ज्यादा खिलंदर नजर आती है। जरा इसको सुनिए, फिर आपको लगेगा कि कैसे दावा करें कि मेरा जो मालिक है वो बाहर निकलेगा, मेरा धुर्तबाल बाहर निकलेगा। बाहर तो अभी निकलने की संभावना, कोर्ट में आएगा तो बहुत कुछ खोल देगा। लेकिन आज हाईकोर्ट में लठ पड़ गई, उसके बावजूद सुनीता का बॉडी लैंग्वेज और एक एक शब्द को जरा सुनने की कोशिश कीजिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। नमस्कार। कल शाम में जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही, इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में
ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहाँ रेड मारी, संजय सिंह जी के यहाँ रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहाँ रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहाँ रेड मारी, मात्र 73,000 रुपये मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। केजरी गैंग के सर बहुत सारे लोग आंखें बंद करके दिन से बैठे हुए हैं, केजरी नजर नहीं आ रहा। मैंने लालू यादव की बीवी को भी महसूस किया, हम लोग जब उस समय में बिहार में थे तो अक्सर ये चीजें आती थी कि राबड़ी परेशान है, वो कुर्सी पे नहीं रहना चाहती है, क्योंकि वो सामान्य घरेलू महिला थी। लेकिन इसके बॉडी लैंग्वेज से आप देखिए तो आपको लगेगा कि केजरीवाल से कम शातिर नहीं। आंखें बंद करो, केजरीवाल बहुत बहुत सच्चे इंसान हैं। एक एक चीज से लगता है कि पूरी भूमिका है और पूरी तरह से सत्ता पर काबिज होने करने की इसने पूरी तैयारी कर ली है। मनीष जी, इसने केजरीवाल को जिंदा प्रेत बना दिया, जिंदा प्रेत हो गया। मतलब मरने के बाद लोग प्रेत बन के अगल बगल मंडराते हैं, लोग आवाज करते कह रहे आवाज करो, तुम्हें लगेगा। इसने जिंदा प्रेत उसको बना दिया कि तुम आंखें बंद करो, तुमको अपने आसपास में महसूस होगा। पता नहीं कहाँ मंडरा रहा वो। मतलब क्या मूर्खतापूर्ण बातें कर रही है आदमी, महिला। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए जरा कितनी शातिर महिला है। सत्येंद्र जैन 2 साल से जेल में है, तो मनीष सिसोदिया 14 महीने से जेल में है। वो संजय सिंह पिछले 6 महीने से जेल में, उसकी दिवाली भी जेल में मनी, होली भी जेल में मनी। और ये कह रही है कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं। ये कह रही सो कॉल्ड शराब घोटाला, यानी इसके हिसाब से शराब घोटाला नहीं हुआ। तो ये इन लोगों को जो जेल में है, ये जिनको जेल में रखने के आदेश देने वाले जो जज थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, क्योंकि ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक टहल आए। मनीष सिसोदिया भी, सत्येंद्र जैन भी और संजय सिंह भी, और अभी केजरी भी टहल के आएगा। तो ये सब ऐसे के अपने मनमर्जी से क्या तिहाड़ में टहल रहे हैं। मतलब दिल्ली सरकार के 3 मंत्री वहां बंद है, अब मुख्यमंत्री जेल में चला, समझिए आ गया हिरासत में। और ये कह रही है कि सो कॉल्ड घोटाला, तो ये बड़ी शातिर, बड़ी छटी हुई महिला है ये। और ये फिर एक बार भावनाओं से खेलने के लिए आई है, जैसे 2011 में केजरीवाल मैदान में उतरा था। बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं कि दिल्ली की कई बार है ना कि महिलाएं किस तरह से लोग भावुक कर देती है। कितना सादगी, सैकड़ों करोड़ का साम्राज्य स्थापित की हुई है। और देखिए ऐसा लग रहा है कि 200 रुपए का सलवार सूट पहन करके पति की तरह ही उसी एजेंडे में आ गई है। लेकिन असली खिलंदर तो इसका वो चड्ढा चड्डी है। देखिए भर्ती की याद दिला रहे हैं कि मनीष भैया, गुरु जी प्रणाम, ये लोग इतने शातिर और खतरनाक हैं कि लंदन में वो चड्ढा टाइगर हनीफ से मिला। इस गैंग पर सरकार को नजर रखनी चाहिए। अब असली खेल क्या, ये चड्ढा मैदान छोड़ करके भागा हुआ है या फिर इसने कोई शातिराना खेल खेला है। इस समय में जब चुनाव है, पंजाब का प्रभारी गायब है, राज्यसभा के गिने चुने सांसद है वो गायब है। देखिए पंजाब का जो एकमात्र सांसद था वो भी आज बीजेपी में शामिल हो गया। मनीष जी, चुनाव छोड़ दीजिए, केजरीवाल पकड़ लिया गया, हाहाकार मचा, उसकी बीवी आके वीडियो बयान दे रही है। लेकिन राघव चड्ढा लंदन से हिंदुस्तान नहीं आ रहा है। ये खाली ये छोटी मोटी घटना नहीं है। चुनाव तो छोड़ दीजिए कि एक तरह से आका जिसने उसको बनाया, ला के स्थापित किया, उसका एक तरह राजनीतिक चेहरा बनाया आम आदमी पार्टी का, और वो आदमी अपनी बीवी के साथ लंदन टहला। वो अपने वो तथाकथित जो है ना सो कॉल्ड अपना जो हनीमून वो मना रहा है, उसको उसने ब्रेक नहीं किया। तो ये इतनी आसान नहीं है ये बात। इसका मतलब मनीष जी उसका भी कहीं रंगा पुता है, और उसको ये डर सताने लगा है कि अगर मैं हिंदुस्तान गया तो संभवतः मैं भी गिरफ्तार हो जाऊंगा, ये जो लोग बता रहे हैं कि इससे मिला उससे मिला, तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इससे मिला उससे मिला। अब भारत, वो जो रिटायर्ड और टायर्ड जो राष्ट्रपति है ओबामा, उसके लेके लोगों का, या वो जो गुंडा है टाइगर हनीफ, वो अपनी जान बचाने में घूम रहा है। उसको 2 बातों से डर लग रहा है, तो भारत की कानूनी एजेंसियों से, दूसरे जो अज्ञात वीर टहल रहे हैं सर पे कफन बांध के, तो वो अपनी जान बचाने घूम रहा है। तो वो कोई चड्ढा के या केजरीवाल के कोई हेलमेट लगा देगा, ये नहीं है। चड्ढा खुद अपनी जान बचाने के लिए अब लंदन में छुपा, देखिए कब आता है। क्योंकि मैं तो उसको यही सोच रहा था कि केजरी गिरफ्तारी भी नहीं। दूसरा मनीष जी ने एक और एंगल दिया कि पंजाब में चुनाव और प्रभारी गायब है, तो वो खेल कुछ और है, और मेरे ख्याल से चड्ढा जल्दी लौटने वाला नहीं। बिल्कुल कह रहे हैं कि जब मोदी सत्ता में आए तब से माल्या, नीरव मोदी से लेकर अब केजरीवाल तक पहली बार घोटालेबाजों की समूची वसूली हो रही है। और यही बात है, इसीलिए ईडी, हम लोग कहते हैं कि ईडी से इन लोगों के प्राण क्यों सूखते हैं, क्योंकि सीबीआई तो वसूली नहीं करती थी ना, डीए केस दर्ज करती थी, कुछ होता नहीं था। अरे मुकुल जी कह रहे हैं कि जब कहां तो केजरी को फोन का पासवर्ड याद नहीं, आबकारी नीति कैसे पारित हुई या याद नहीं, और कहां हिरासत के अंदर
से जल बोर्ड मोहल्ला क्लिनिक का पता चल रहा है। इसीलिए कहते हैं ना कि जब आप शातिर ज्यादा बनते हैं ना तो पूरा खेल खुल जाता है। हेमंत द्विवेदी जी कह रहे केजरी का काया विदेश की विधा तो नहीं सीख लिया है। काया प्रवेश की नहीं रोबोकूल जी ने वास्तव बहुत मौकी। जरा ये सोच लीजिए कि अभी मनीष जी 2 साल पुरानी बात है, 2 साल पुराना इसका जो मोबाइल फोन मांग रही है ईडी, तो ये कह रहा है कि मुझे मालूम नहीं कहाँ गायब, एक मुख्यमंत्री का फोन और इस तरह से गायब हो जाए। हम लोगों का कोई फोन होता है तो वो जो इसको रख भी देते हैं तो बड़ा संभाल के रखते हैं, किसी और के हाथ में ना चला जाए, किसी नए आदमी के हाथ में, क्योंकि दुनिया भर के पासवर्ड सब कुछ तो उसके अंदर होते हैं। और एक राज्य का मुख्यमंत्री उसने अपना जो अगर फोन बदला तो उसको मालूम नहीं फोन कहाँ गया, तो ये सोच लीजिए ये तो चोर है। ये चिल्ला कर कह रहा मैं कतई अतिशयोक्ति बोल रहा हूँ। तो हमारे दर्शक आप लोग अपने आप से सवाल पूछ लीजिए कि आपने जो फोन बदला होगा तो ऐसे रास्ता चलते किसी को नहीं दे दिया होगा, किसी घर वाले को दिया होगा या उसको संभाल के रख दिया होगा, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो आप आजकल पूरा सिस्टम फोन से चलता है। आपका बैंक अकाउंट से लेके आपका गूगल पे तमाम चीजें, मतलब आप सब कुछ आपका फोन है। पहले तो ठीक है बहुत से बहुत आपका कोई व्हाट्सएप देख लेगा, आपके फेसबुक अकाउंट, अब तो ऐसा है कि सरकार आरबीआई गाइडलाइन कर देती है कि आप अपना मोबाइल फोन किसी को मत दीजिए, और ये दिल्ली का मुख्यमंत्री है। लेकिन खतरनाक खेल सब देखिए कि इसका ईमेल एड्रेस, मतलब इसके ईमेल से आदेश जारी हो रहे हैं। इसका मतलब है कि केजरीवाल क्या एंटी नेशनल गैंग से कंट्रोल किया जा रहा है, जिस तरह से महुआ मोइत्रा की जा रही थी। सरकार की निश्चित रूप से इन तमाम चीजों पे नजर होगी। हम आप व्यूअर्स से आग्रह करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण पिछले 35 मिनट से हो रहा है, इससे ज्यादा से ज्यादा संख्या लाइव में ही साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस स्नेह के लिए हर्ष कुमार जी, बहुत आभार आपका। सर, सालों से एक खेल गुजरात में चल रहा था, संजीव भट्ट, तिस्ता सी तलवार। तिस्ता से संजीव भट्ट को तो तैयार ही सोनिया गांधी ने इसीलिए किया था कि वो आईपीएस अधिकारी है, गुजरात कैडर का है, और पूरे गोधरा दंगे को, गुजरात दंगे को संजीव भट्ट के माध्यम से पूरा गेम करने की प्लानिंग की गई। बाद में उसकी बीवी को कांग्रेस का उम्मीदवार भी बनाया गया, वो हारी। अब तो पता चला कि संजीव भट्ट पे ये गेम कर रही थी, वो एनडीपीएस एक्ट, मतलब दूसरे एक आईपीएस होकर के वो एक निर्दोष लोगों को एनडीपीएस एक्ट में फंसाता था। ऐसे बेईमान धूर्त व्यक्ति के सहयोग से कांग्रेस नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर असैसिनेशन करना चाह रही थी। अब उस संजीव भट्ट को उस मामले में भी सजा हो गई 1996 में, मतलब आईपीएस बनते ही ये अवैध वसूली करने के धंधे में लग गया, निर्दोष लोगों को नशे के धंधे में फंसा करके। एनडीपीएस तो कितना कठोर है कि आपके हाथ में कोई ड्रग्स पकड़ा देगा, आपके हाथ में अफीम पकड़ा देगा, पुलिस वाला फंसा देगा। ये धंधा एक आईपीएस होकर कर रहा था। सर मनीष जी, हिंदुस्तान में सस्पेंस थ्रिलर लिखने वाले, जासूसी उपन्यास लिखने वाले बड़े मशहूर लेखक हुए वेद प्रकाश शर्मा। उनका एक नाटक उपन्यास बड़ा मशहूर हुआ, तो वर्दी वाला गुंडा। फिर उसके बाद वो तो क्रेजी चल गया था, लोग जो भ्रष्ट पुलिस वाले उनके लिए इस्तेमाल करने लगे थे। ये वर्दी वाला गुंडा ये कैसा होता है, ये संजीव भट्ट ने उसको जिया है, उस कैरेक्टर को जिया है। और वो मेरे ख्याल से वेद प्रकाश शर्मा भी नहीं उसका चरित्र चित्रण कर पाए होंगे जिस तरह का उसने असली जिंदगी जी है संजीव भट्ट ने। और जरा ये सबसे खास बात, वो उसकी क्या औकात बनी जी कि संजीव भट्ट की कहानी और आज उसको सुनाई गई ये दूसरी सजा जो है, ये बता रही है कि नरेंद्र मोदी का शिकार करने के लिए, एक तरह से उनका खात्मा करने के लिए कांग्रेस ने कितना खतरनाक वर्दी वाला गुंडा पाला था गुजरात के अंदर। क्योंकि उसका इतिहास जानिए, ये कारनामे उसके तब के हैं जब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तो कांग्रेस को उसका इतिहास मालूम था, इसलिए उसने इतने खतरनाक और खूंखार व्यक्ति को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मैदान में उतार दिया था कि मोदी का खात्मा कर दिया जाए। इसने मनीष जी एक मामले में वो उम्र कैद की सजा काट रहा है, यानी उसमें वसूली के लिए उसने आदमी को पकड़कर अपनी हिरासत में इतना टॉर्चर किया था कि उसकी मौत हो गई थी और वो हत्या का दोषी वो अदालत में घोषित हुआ और उसको उम्र कैद की सजा है। और ये जो दूसरा मामला है मनीष जी, इसमें भी इसने वकील को पकड़कर अपनी हिरासत में रख के इतना टॉर्चर किया, उसके पास 1.5 किलो अफीम इसने फर्जी तरीके से रख दी, तो उस मामले में भी ये दोषी आज करार दे दिया गया। इतने इस तरह के व्यक्ति को कांग्रेस किस तरह से अपने गोद में लेके घूमती थी और कैसे ये कांग्रेस का बजर बट्टू था, कांग्रेस का किराए का शूटर था, कांग्रेस द्वारा किराए पे लिया गया गुंडा था, शातिर शूटर कह सकते हैं। और वो आदमी, इसकी बीवी को मनीष जी कांग्रेस ने लोकसभा का चुनाव भी लड़वाया था, श्वेता भट्ट को। और इंटरेस्टिंग ये देखिए सर, जब आप टैग करेंगे संजीव भट्ट को, जब आप वो करेंगे तो जस्टिस फॉर संजीव भट्ट को रिहा करो, तो पूरा कांग्रेसी गैंग, क्योंकि लग रहा है कि संजीव भट्ट के इस केस में फंसने से पूरा चरित्र नष्ट हो रहा है, वेयर इज जस्टिस, यही संजीव भट्ट है। और देखिए कैसे नैरेटिव इसके पक्ष में चलाया जा रहा है इसके बावजूद। हाँ और वो तो जब बाद में जांच हुई तब सामने आया तो पता चला कि ये कांग्रेसी नेताओं के साथ बाकायदा ये संपर्क में था, उनके टेलीफोन कॉल होती थी, तो ईमेल के जरिए उनसे पैसा मांगता था, उनसे लैपटॉप मांगता था, उनसे मोबाइल मांगता था, और कांग्रेसी इसको पहुंचाते थे केवल इस बात के लिए कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात दंगे वाला नंगा नाच तुम करते रहो। और सबसे खास बात ये समझ लीजिए कि पूरे देश ने देखा है कि 2002 से 2014 तक जो एक गुजरात दंगा घुमाया गया, नरेंद्र मोदी के सर पर लादने की कोशिश की गई, SIT, CBI और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी कमेटी बनी, उसने जांच की, उसकी जड़ ये आदमी था
क्योंकि इसने एक बयान दिया था कि मैं उस मीटिंग में शामिल था जिसमें नरेंद्र मोदी ने दंगे के आदेश दिए थे, और वो उस बयान को लेकर कांग्रेसी और ये जो दिल्ली के दलाल खैराती जो उस समय 9 बजे रात में टाई वाई बांध के या बनारसी साड़ी पहन के बैठा करते थे 9 बजे, उन सबने संजीव भट्ट को देवता की तरह की जैसे उसने जो कह दिया वही सच है, और इसके उस जहरीले झूठ को 12 साल इस देश को थोपा गया था। तो ये सामान्य अपराधी नहीं है, इसको दूसरी सजा हुई है, इसको ईश्वर दंड दे रहे हैं मनीष जी, इसको ईश्वर दंड दे रहे हैं। लेकिन संजीव भट्ट की जो सच्चाई उसी दिन सामने आ गई थी जब उसको उम्र कैद हुई थी एक आदमी की हिरासत में हत्या करने के लिए, उसको वसूली करनी थी। मैंने कहा ना वो मुकदमा नरेंद्र मोदी के आने से बहुत पहले का था, उससे भी 10 साल पहले का। लेकिन संजीव भट्ट जो है कांग्रेस का खतरनाक चेहरा है कि कांग्रेस कैसे लोग पालती थी, और ये उसका यार था। वो जो तीसरा सीतलवाड़ है जिसके लिए रात में गाना बजाना छोड़ के जमानत देख ली जाती है, किसी तरह वो जेल न जाने पाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट चार्ज जब बैठ जाता है, कपिल सिब्बल दौड़ के चला जाता है सुप्रीम कोर्ट। उस तीसरा सीतलवाड़ का बॉयफ्रेंड था, यार था, या फिर कुछ और था? क्योंकि पूरा जो 12 साल तक हिंदुओं के खिलाफ, गुजरात या मोदी नहीं, हिंदुओं के खिलाफ जो जहरीला अभियान चलाया वो तीसरा सीतलवाड़ और संजीव भट्ट की जोड़ी ने चलाया, कांग्रेस के पैसे में चलाया। तो सब प्रूव है, कांग्रेस ने जो लैपटॉप दिया, कांग्रेस ने जो मोबाइल फोन दिए, उनके दम पर चलाया, कांग्रेस के संरक्षण में चलाया। और आज भी कांग्रेस तीसरा सीतलवाड़ को बेशर्म संरक्षण दे रही। कैसे कांग्रेसी वकील कूद के सुप्रीम कोर्ट में उसको जेल जाने से रोक रहे हैं, और ये आप सब देख रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए खेल को इसकी चर्चा क्योंकि आती खबर और जाती, ये समझिए पूरा इस संजीव भट्ट और तीसरा सीतलवाड़ के माध्यम से क्या क्या खेल हुआ। सर, अब खेल का खात्मा पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा 80 में 80 मोदी की गारंटी से आएगा, तो शुरुआत में लोगों को लगा कि बहुत से बहुत 65 से 70 तक चला जाए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में देखिए जो एकदम पक्का वाला सीट जो माना जा रहा था तुष्टीकरण के वोट से, वो रामपुर, आजमगढ़ का, आजम खान का गढ़, वो मुरादनगर, इन दोनों जगह पे सपा ने 2-2 उम्मीदवार खड़े कर दिए। रामपुर जो बपौती समझता था आजम खान, उस रामपुर का खेल ठीक गजब हो गया। वहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़े, ये पासा चला दिया आजम खान ने। ये तब खेल कर रहा है जब आजम खान 2019 में खुद सांसद बना, सजा याफ्ता होने के बाद जब कुर्सी उसकी गई, जब संसदीय सदस्यता गई, तो उसी रामपुर से आजमगढ़ ने आजम खान ने अपने चेले को उतारा, वो चुनाव हार गया। उसी को अब उतारना चाह रहा था, उसके बदले अखिलेश ने कोई और नाम लगा दिया। एसटी हसन जो बड़बोला था, 2 लोग समाजवादी पार्टी के जहरीले छोटा पैजामा गैंग के थे, एक तो निपट गया, 72 रोड के पास चला गया, एक एसटी हसन को आजम खान ये साइड करना चाह रहा है, आजम खान खुद साइड करना चाह रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश में अलग ढंग का खेल हो गया है। और दूसरी तरफ आप उस पर चर्चा का दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं। योगी उत्तर प्रदेश में देखिए किस रूप में है, वो मेरठ और मथुरा में जन कनेक्शन जोड़ रहे हैं। जरा देखिए क्या किस रूप में है। रंगों के कारण कर्फ्यू लगता था, आज कर्फ्यू नहीं है, आज तो कावड़ यात्रा निकल रही है। पहले कावड़ यात्रा इसलिए नहीं निकलती थी कि कुछ लोगों को कष्ट होगा, हमने कहा कि देखो हम किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो समाज को संतुष्ट करने के लिए आए हैं। और समाज की संतुष्टि यह है कि आस्था का सम्मान होना चाहिए, भारत की सनातन आस्था का सम्मान होना चाहिए, और आस्था का सम्मान कावड़ यात्रा से होगी। हमारा सनातन धर्मावलंबी किसी को छेड़ता नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से जीवन यापन करना चाहता है। कावड़ यात्रा का जब निर्णय था, बहुत कठिन निर्णय था, क्योंकि इससे पहले बैन था, कोई राज्य नहीं निकालने दे रहा था, और ये सब चीजें तय थी पहले से, एक लिखित डॉक्यूमेंट बना हुआ था, उसके अनुसार सब लोग उसको केवल लागू करते। हमने कहा क्या है, क्या बैठक हुई? उन्होंने कहा बैठक हो गई। अरे हमने कहा हुआ क्या तय हुआ? कहा सब कावड़ यात्रा नहीं निकलता। तो मैंने कहा फिर हम लोग क्या यहाँ ताली बजाने के लिए आए हैं क्या? हम यहाँ भजन गाने के लिए नहीं आए हैं, भजन गाने के लिए हमारा मठ है, हमें जब गाना होगा मठ में जाएंगे। शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा, और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। जिसको काम करना होगा हमारे साथ काम करेगा, जिसको काम नहीं करना होगा वो छुट्टी लिख के दे, मैं भी सैंक्शन करता हूँ, जीवन भर के लिए छुट्टी करता हूँ। लेकिन मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं होगा, हमें निकालना है तो निकालना है। कावड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी, चाहे अन्य राज्य स्वीकृति दे न दे, यूपी के अंदर हम निकालेंगे। तो मैंने कहा करोड़ों लोग आएंगे, मैंने कहा एक और अच्छा अवसर है, और अच्छा अवसर है अपने आप को साबित करने का कि हम करोड़ों लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से, और हमने क्या करके दिखाया, हमने देखा होगा, हमने करके दिखाया। शासन यदि होगा तो दमदार तरीके से होगा, ये योगी कह रहे हैं। और इसका असर ये हुआ कि आजम खान जैसा व्यक्ति जेल में है, करा रहा है, जो इतना पर बोला था, जो पुलिस वालों को धमकी देता था। आज स्थिति ये हुई है कि आजम खान अपने पसंद के उम्मीदवार को रामपुर या मुरादनगर में भी नहीं उतार पा रहा है, मुरादाबाद में भी नहीं उतार पा रहा है। मनीष जी, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि योगी आदित्यनाथ का जो 7 साल का ये कार्यकाल है,
इस पर शोध होगा मनीष जी, शोध होगा। योगी ने एक नया इतिहास तो रचा ही है उत्तर प्रदेश में। अभी इस पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये इस पर आते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि जिन लोगों के जो मौत बनकर उत्तर प्रदेश में मंडराते थे और जिनका दहशत, जिनका आतंक इस उत्तर प्रदेश में यमराज की तरह उनका आतंक और दहशत थी, वो लोग आज अब वो कैसा दहशत से कांप रहे हैं, मौत की दहशत से वो कांप रहे हैं। इसका उदाहरण मनीष जी अभी 2 दिन पहले देखने को मिला। वो मुख्तार अंसारी जो एक तरह से यमराज माना जाता था कि जिस पर नाराज हो जाए वो आदमी मर जाता था, उसको मरवा देता था, वो इतना उसका नेटवर्क था पूरे यूपी के अंदर। वो आदमी, उसका भाई अफजाल अंसारी परसों क्या कह रहा था कोर्ट में जाके, उसने कहा कि नहीं इनको तो जहर दे दिया गया है, अस्पताल में पहुंच गया कि इनको स्लो पॉइजन धीमा जहर देके मारा जा रहा है। वो मुख्तार अंसारी वापस आ गया ठीक होकर अस्पताल से, वो जेल में है। लेकिन जरा अफजाल अंसारी के उस बयान का मायने समझिए कि वो कह रहा कि जैसे ही अस्पताल गया उसको मौत का डर सताने लगा। जो खुद मौत बनकर लोगों को डराते थे उनके ऊपर कितनी बुरी तरह से मौत की दहशत है। ये योगी आदित्यनाथ के 7 साल के कार्यकाल का कमाल है। अन्यथा ये लोग दूसरों का जीना हराम करते थे, खुद तो राक्षसों की तरह ये यहाँ पर रहते थे। और अब बता दूं कि वो मुख्तार गया क्यों था अस्पताल और कैसे वापस आया कि वो रोज एक बार इफ्तारी में उसने कुछ जरूरत से ज्यादा खा लिया, ठूस लिया आपने, तो पेट की जो है वो अपच हो गई थी, इसलिए वो अस्पताल गया था। लेकिन वो खुद ज्यादा खा जाने की वजह से अस्पताल गया, लेकिन सताने लगी उसको मौत। तो ये है योगी आदित्यनाथ का सातत्य शासन जो अभी वो बोल रहे थे। और इसी का परिणाम है। देखिए मोदी की लहर और राम लहर तो उत्तरी प्रदेश में बैठे भगवान राम, लेकिन उस लहर को बहुत सुनियोजित तरीके से एकदम धार दे रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ का, उसमें बहुत बड़ा श्रेय है। और अब आते हैं मनीष जी जो आज का हम लोग का टॉपिक है कि मैं भी कह रहा था कि 80 में 80 हो सकती है, लेकिन मुझको मनीष जी 4-5 सीटों पर शंका थी कि 4-5 सीटें गड़बड़ हो सकती है, 75-75 कि उनमें से रामपुर की भी एक सीट थी, उसमें से मुरादाबाद की भी सीट थी, उसमें आजमगढ़ की भी सीट थी, और उसमें आपके जो मैनपुरी जहाँ से बहू जी लड़ रही, ये 4-5 सीटें ऐसी थी जिनको मैं मान रहा था कि शायद यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। हाँ, और एक वो क्योंकि वरुण गांधी पिछले साल 2 साल से बहका था, तो पीलीभीत की सीट में मान रहा था कि अगर वरुण गांधी वहां से लड़ गया तो भाजपा के लिए मुश्किल होगा और वो संभवतः हारेगी उसी। लेकिन आज एक ही दिन में जिस तरह से मामला साफ हुए हैं सारे कि पीलीभीत से तो वरुण गांधी ने सरेंडर कर दिया कि वो जो खरीदा था नामांकन पत्र उसको दाखिल नहीं किया, मैं नहीं लड़ूंगा, अपनी माँ को लड़वाऊंगा। और मेनका गांधी का बयान आ चुका है कि मैं सोमवार को सुल्तानपुर पहुंच रही हूँ, मैं चुनाव सुल्तानपुर से लड़ूंगी। तो पीलीभीत का रास्ता साफ, पीलीभीत क्लीन स्वीप हो गई, जितिन प्रसाद वहां पर चुनाव जीत जाएंगे। कब ज्यादा वाला कुछ मामला होगा लेकिन वो जीत जाएंगे। वही स्थिति मनीष जी मुरादाबाद का जो समीकरण है वोटों का, तो वो जरा मुश्किल था लेकिन अब जो स्थिति बनी है तो संभवतः भाजपा मुरादाबाद भी जीतेगी, क्योंकि वो कैंडिडेट भाजपा ने बढ़िया उतारा है, सर्वेश सिंह है शायद, वो बढ़िया चुनाव लड़ेंगे। और जो रामपुर था, तो रामपुर में तो वो जैसे ना घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो वहां तो सारी लंका इनकी जला दी खुद आजम खान ने। तो वहां पर भी रामपुर भी भाजपा अगर जीतेगी तो कोई बहुत ताजुब की बात नहीं है। जो पहले असंभव में मान रहा था बहुत मुश्किल है, अब मुझको लगता है कि भाजपा वो भी जीतेगी। तो 80 है जी, यूपी की 80 में से 80 का रिकॉर्ड मेरे ख्याल से बाबा के नाम दर्ज हो जाएगा इस बार। तो ये मतलब उस आजम खान का जो कहता था कि ये तनखइये हैं, तनखइयों से मत डरना, उस आजम खान को खौफ इस बात को लेकर के है कि यदि रामपुर हमेशा के लिए सब हमारे पास से चला गया, अखिलेश यादव को क्यों रामपुर से लड़वाना चाह रहे हैं, जिसको अखिलेश ने डर के मारे सरेंडर कर दिया। ये तो बड़ी बात है सर। नहीं, हाँ, वो उसी से बड़ी जितनी न्यूज चैनलों पे खराती डिबेट चला रहे, कोई मतलब नहीं है, बेसिरपायर की डिबेट चला रहे हैं। देखिए आजम खान का राजनीतिक जीवन खत्म हो गया, इतने मामलों सजा जाता होगा, वो चुनाव नहीं लड़ सकता, उसका लड़का भी अब चुनाव नहीं लड़ सकता। वो दोनों बाप बेटों का राजनीतिक जीवन खत्म पटाक्षेप कर दिया योगी बाबा की सरकार ने, अब वो इस लायक नहीं रहेगा कि लड़ें। और इसके लिए अगर वो सबसे ज्यादा दोषी किसी को मानता, मतलब ये भाजपा योगी को छोड़ दीजिए, तो वो अखिलेश यादव को दोषी मानता है। और ये मैं यहाँ की पॉलिटिक्स बता दूं जो यूपी की ज्यादा जानता हूँ ठीक से, कि आजम खान और अखिलेश यादव के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। आजम खान हमेशा ये तो अपने आप को मुलायम सिंह की टक्कर का नेता मानता था, और आजम खान के जो संबंध रहे वो शिवपाल से रहे, अखिलेश से कभी, अखिलेश को बड़ा दीनहीन, बड़ी तुच्छ निगाहों से वो देखता था। तो वो एक दोनों के बीच में खटास थी, और जब वो जेल काटी है तो अखिलेश ने भी ज्यादा इनको भाव नहीं दिया। और अब जो आजम खान की रणनीति है, वो जान रहा कि हम तो गए, अब हमारा तो कोई भविष्य राजनीतिक है नहीं, जेल ही में कटेंगे, हो सकता है जेल से ही विदा हो जाए। कि अब वो प्रतिशोध की भावना में वो अखिलेश यादव को निपटाने की ठान चुका मनीष जी वो। और ये जो प्रकरण हुआ है पूरा, इसमें अखिलेश यादव ने एक बार फिर इस बात का परिचय दिया कि आज भी राजनीति में 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अखिलेश यादव आज भी राजनीति में लौंडे हैं, और वो जैसा चाहा वैसा नचा दिया आजम खान ने। मतलब अखिलेश यादव के अंदर कोई राजनीतिक परिपक्वता नहीं आई, कोई राजनीतिक समझबूझ नहीं आई। आजम खान ने अपना नाटक दिखाकर दोनों सीटें कायदे से सपा की ढहा दी। और सबसे दर्शक ये भी समझे कि मुरादाबाद और रामपुर ये दोनों सीटें हारने का मतलब अखिलेश यादव के राजनीतिक जीवन पे एक बहुत बड़ा कलंक हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है। मैंने कहा ना, मैं इसीलिए उसको थोड़ा टफ मान रहा था।
और जिस तरह से भाजपा और मायावती इनकी सेवा के लिए तत्पर है, तो ये दोनों सीटें गई और ये दोनों सीटें हारने का मतलब कि अखिलेश यादव को मुंह दिखाने लायक वो राजनीतिक सर्किल में वो आदमी नहीं छोड़ेगा। और ये भी समझ लीजिए, मैं बिल्कुल उल्टी आपको व्याख्या कर रहा हूँ इस राजनीति की, जो सारे चैनल कर रहे हैं, मैं उसके बिल्कुल विपरीत बता रहा हूँ कि एक तरह से अपरोक्ष रूप से अपनी दोस्ती आजम खान आज भी निभा रहा है। और वो ये सारा षड्यंत्र करके इस तरह से अखिलेश को निपटाने के लिए वो आज भी शिवपाल यादव की मदद कर रहा है कि क्योंकि अगर ये दोनों सीटें हारे और 80 में 80 सीटें हुई भाजपा की, तो शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी पर लोकसभा चुनाव के बाद कब्जा करेंगे और उस कब्जे में पूरी मदद आजम खान कर रहा है कि मैं जितना रह के निपटा सकता हूँ उस तरह से। जिस तरह का मनीष जी दोनों जगह पे, मुरादाबाद और रामपुर दोनों जगह पर जिस तरह से प्रत्याशियों को लेकर भ्रम पैदा कराया आजम खान ने, तो ये तो अखिलेश यादव को बहुत पहले समझ में आ जाना चाहिए था कि ये आदमी हमको फंसा रहा है, ये ले जाके गड्ढे में, और वो उससे मिलने चले गए, फिर उसके कहने पर प्रत्याशी बदल दिया, फिर वहां पे दूसरा प्रत्याशी उतार दिया। ये ना ये राजनीतिक लौंडपना जिसे कहते हैं। तो अखिलेश यादव ने इस वाले प्रकरण को दोनों में दिखाया कि वास्तव में राजनीतिक लौंडे हैं, अभी राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, और इसीलिए समाजवादी पार्टी की ये दुर्दशा है। 6 चुनाव लगातार हार चुके, 7वां चुनाव बहुत बुरी तरह से समाजवादी पार्टी हारने जा रही है। और इसीलिए शिवपाल यादव भी इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव के बाद देखे क्या होता है। आजम खान का कितना स्वार्थ था कि अब वो आदमी इससे राजनीतिक बदला ले रहा है कि मैं जितना नाश कर सकूं वो था। ये जो लोग बता रहे कि आजम खान नाराज थे एसटी हसन से नहीं नाराज थे। एसटी हसन अगर मुरादाबाद से लड़ता तो एसटी हसन चुनाव जीतता मनीष जी, मैं असलियत बता रहा हूँ आपको। तो वो वहां का उसने पत्ता साफ कराया आजम खान ने, चलो काम खत्म। और वहां पे जो वो दिल्ली चला के मौलवी लाद दिया है, उसकी टक्कर में दूसरे ने बराबर से पर्चा भर दिया, कोई तीसरे ने भी भरा है, तो जूते में दाल रामपुर में भी बंटवा दिया आजम खान ने। तो दोनों जगह ऐसा जो मनीष जी गढ़ पार्टी के गढ़ रहे हैं, और उसके बारे में 5 साल में अखिलेश यादव ये नहीं तय कर पाए कि यहाँ चुनाव किसको लड़वाना है। वहाँ ये इस तरह का फैला है रायता। तो ये स्थिति बता रही है कि आपकी यूपी की 80 में 80। और इसका एक और उदाहरण समझिए कि कांग्रेस अभी तक रायबरेली में कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर कर पा रही, अमेठी में कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर कर पा रही। अखिलेश यादव चुनाव लड़ने को तैयार नहीं, शिवपाल यादव चुनाव लड़ने को तैयार नहीं, अपने लड़के को उतार दिया, बदायूं से घोषित शिवपाल यादव किया गया था। तो हाहाकार मचा हुआ है विपक्षी खेमे में। अब जब 80 आप कह रहे हैं तो आजमगढ़ और मैनपुरी भी उसी में आ रहा है, जो छोटा पैजामा बड़ा पैजामा गैंग का है, दोनों जगह से भी बीजेपी जीतेगी। हाँ नहीं, आजमगढ़ अगर अखिलेश यादव लड़ते तो संभवतः अखिलेश यादव चुनाव जीते। अब निरहुआ भारी ना पड़ता अखिलेश पे, लेकिन वहां तो खुद ही अखिलेश ने छोड़ दी। तो आजमगढ़ में वो जो धर्मेंद्र यादव उन पर निरहुआ बहुत भारी पड़ेगा, निश्चित रही है। मतलब आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव भी राहुल गांधी बन गए, मैदान छोड़ चुके हैं, और यूपी में कहीं से चुनाव लड़ने के लिए की हिम्मत नहीं जुटा पाना, चाहे वो मैनपुरी हो, आजमगढ़ हो, या फिर जो रामपुर कह रहा अखिलेश। आप तो बता रहे बढ़िया कि आजम खान ने अपने चेले असीम रजा को उतारा था रामपुर से, उसे तो जितवा नहीं पाया। अखिलेश को क्या जितवा देते वो जो रामपुर में बुला रहे थे। नहीं मनीष जी, आप दर्शक समझ लें कि अभी उसके बाद आजम खान ने एक चिट्ठी जो वायरल की है, उसमें उसने कहा ना कि मैंने अखिलेश यादव से कहा था कि और चुनाव रामपुर से लड़ो, रामपुर से चुनाव लड़ने का ऑफर अब तो सार्वजनिक कर दी चिट्ठी आजम खान ने। और उसके बाद अखिलेश यादव वहां से नहीं लड़े, जबकि 50% से ज्यादा मैंने कहा मुस्लिम वोटर है वहां पर, केवल बाकी और जो वोटर हैं। तो उसका कारण है, ऐसा नहीं जहां 50% मुस्लिम वोटर हो वहां से लड़के अखिलेश यादव चुनाव हार जाएंगे, जरा मुश्किल काम है ये। मतलब फिलहाल आज की तारीख में ये कोई स्वीकारेगा नहीं। लेकिन मनीष जी अखिलेश यादव को ये अच्छे से मालूम था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दोनों के एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे की शकल देखना नहीं पसंद करते। 10 साल के इतने मधुर रिश्ते हैं दोनों के। तो अखिलेश यादव को एक शंका ये भी थी कि ऐसा ना हो कि मुझको रामपुर से लड़ा के निपटवा दे आदमी, कि ये भी हो जाए कि 50% मुस्लिम वोट, उसके बावजूद अखिलेश यादव चुनाव हार गए। तो अखिलेश यादव को दूर से नमस्ते किया रामपुर को कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। और ये होती है कमजोर नेता की निशानी कि उनको अपने अखिलेश यादव को अपनी पर्सनालिटी के बजाय आजम खान के नाम पर ज्यादा भरोसा था रामपुर को लेकर। तो इसीलिए पार्टी की दशा है। देखिए, आपसे हमारी जो बात हो रही है उसका एक सवाल हमारे एक व्यूअर्स ने किया है। ये कह रहे हैं कि वरुण गांधी को रायबरेली सीट दिया जा सकता है क्या? नहीं, तो ये मनीष जी से आज भी बात हो रही थी। मनीष जी जानते हैं कि हम लोग एक दिन पहले भी बात कर रहे थे। तो अगर भाजपा वरुण गांधी को रायबरेली से उतार देती है तो कोई बड़ा चौंकाने वाला फैसला नहीं होगा, खासकर हमारे मनीष जी के लिए। हम लोग बहुत दिनों से इस पर बात कर रहे हैं। सर, जाते जाते एक मारक टिप्पणी कल मुझे आप महाराष्ट्र पे करेंगे। ये नोटी ने तो महाराष्ट्र में खेल कर दिया, नोटी ने शिवसेना का उम्मीदवार उतरवा दिया। तो इसका मतलब नोटी ने भी तैयारी कर ली है महाराष्ट्र में आजम खान बनने की। हाँ, वो अभी बिल्कुल सही आपने तुलना की। वो उसने भी, मेरे ख्याल से मनीष जी उसके बारे में जो करीबी लोग होंगे वो जानते होंगे, या जो शिवसेना के करीबी होंगे, कि उसको भी लगता है उसने भी कुछ कसम खा ली थी कि जब तक इनको मिट्टी में नहीं मिला दूंगा तब तक बाज नहीं आऊंगा। तो शिवसेना को मिट्टी में मिलाने का पूरा श्रेय अगर, क्योंकि वो तो इतिहास की चीज हो गई, आज की तारीख में ना उनके पास नाम है न निशान है। तो शिवसेना तो इतिहास की चीज हो गई, जो बाप बेटों की शिवसेना थी। तो जब कभी इसकी कहानी लिखी जाएगी तो उसमें सबसे बड़ा नाम
उसी नॉटी का आएगा कि उसी ने इसको मिट्टी में मिलवा दिया, इस अच्छी खासी पार्टी को जो ताकत हुआ करती थी, खत्म मनीष जी का है। और उसका कुछ नहीं जाना, वो कूद के किसी और पार्टी में चला जाएगा, हालांकि इसको कोई लेगा नहीं, क्योंकि वो आत्मघाती है, वो आत्मघाती हुए। तो ठीक है, महाराष्ट्र की राजनीति पे भी नजर रखिए, हम लोग उसका भी अलग से विश्लेषण करेंगे। लेकिन हाँ। क्यों सतीश जी ने कहा यूपी में 80 में 80, इसे बहुत गंभीरता से इसे समझिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो विश्लेषण सुनीता केजरीवाल को लेकर के हुआ है, बहुत गहराई से जो सुनीता पूछ रही है कि माल कहां है, शराब घोटाले, कथित शराब घोटाले का पैसा कहां है, उसके बारीक जवाब हैं। इस वीडियो विश्लेषण को आप जरूर लोगों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा कीजिए, ताकि लोग इसके पीछे के खेल को समझ सकें। हाँ, और मनीष जी मैं दर्शकों से एक अनुरोध और करूंगा कि आप अगर ने जो सब्सक्राइब किया, एक बार सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करिए और दोबारा सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मेरे पास नहीं आ रहा नोटिफिकेशन, तो मैं समझ सकता हूँ कि कितने लोगों के पास नहीं जा रहा होगा। बिल्कुल, और इसीलिए यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता तो आप लाइव का आनंद नहीं लेते, और असल इस शो का जो मजा है वो लाइव के आनंद लेने का है। तो इसलिए बेल आइकन जरूर दबाइए, बेल आइकन जरूर दबाइए, सतीश जी भी कह रहे हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद। दोस्तों 47 मिनट और 7 सेकंड की ये फिल्म ख़त्म हो गई, 47.07। और मैं सुनकर मेरे को तो 4 बार सुननी पड़ती है ना, और 1 घंटे की वीडियो थी, उसको छोटा किया मैंने, छोटा वैसे स्पीड बढ़ा के किया, कंटेंट नहीं काटा। इनका तो कंटेंट काटना सुन लो कि गीता का अध्याय पढ़ना, ये इतने प्रवचन इतने बढ़िया है, खासतौर पे सतीश चंद्र मिश्रा जी के। ये वाकई कहने के मिश्रा नहीं है, ये हिंदी के प्रखर विज्ञानी हैं, और इनको एक एक खबर का पता है, फिल्मोग्राफी का भी पूरा शौक है इनको। इनसे किसी विषय पे बात कर लो, सलीम जावेद पे बात कर लो, पुरानी फिल्मों में बात कर लो, गानों पे बात करो, वेद प्रकाश शर्मा के नावल में बात कर लो, इसमें वर्दी वाला गुंडा का इन्होंने उदाहरण दिया है, इनसे कोई बात कर लो। और ये तो बड़वा दल्ला बहुत बोलते हैं इनको, कांग्रेसी समर्थकों को, और जो यूट्यूबर बने हुए और जो कुछ ये चापलूस कुत्ते हैं जो, ये तो बड़ा बोलते हैं इनको, मीडिया के दलाल जो हैं, जो वामपंथी हैं। मगर आज ये सुनीता केजरीवाल को रांड बोलने से चूक गए, लेकिन मैंने बोल दिया, उनके हिस्से का ही मैंने बोल दिया। इन्हें बड़ा फ़ख्र महसूस होगा कि इन्होंने कभी गलती मेरी वीडियो देखी। वैसे मैं तो इस लायक अभी हूँ नहीं, 9:59 है, हो जाएंगे, हमारे भी बढ़ जाएंगे वैसे। लेकिन एक बात है, सनातनियों में मैंने कई बंदे ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपनी ड्रेसें वगैरह बनानी शुरू कर दी हैं, जैसे जयपुर डायलॉग वाले ने, बड़ा घमंडी है, बहुत ज़्यादा घमंडी है। एक डॉक्टर अविनाश हैं, अच्छे सनातनी हैं मगर भिखारी हैं, 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, मगर वो फिर भी भीख मांगते रहते हैं, सुपर चैट की और फलाने चैट की, डिमके चैट की। वो कंट्रीब्यूट कर दीजिए अगर कुछ पसंद आ रहा है, तो वो धंधे पे बैठे हुए। मनीष ठाकुर केवल शेयर करने के लिए कहते हैं। सतीश चंद्र जी तो खैर उनके गेस्ट होते हैं, उनको पेमेंट कुछ मिलती होगी, 1000-2000 रुपये पर आवर के हिसाब से, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है। अपना ज्ञान विज्ञान भी देते हैं, फिर उनका अपना टाइम बुक होता है। कभी कभार एक आध बार मिस होते हैं, वो 10:30 बजे हमेशा मिलते हैं, 1 घंटे का शो उनके साथ करते हैं। और चैनलों पे भी आते हैं, मगर इनके यहाँ रेगुलर आते हैं। तो मनीष ठाकुर के यहाँ रेगुलर आते हैं ये, और बहुत अच्छा टॉपिक करते हैं। लेकिन ये है कि इस बार ये सुनीता केजरीवाल को महिला होने के नाते ना, ये वो अंशदान दे नहीं पाए जो मैंने दिया। मैं तो इसको, सुनीता केजरीवाल को, एक बेबा बदनाम रांड मानता हूँ, बचलन रांड, बदनाम भी नहीं, बचलन रांड, जो विलाप कर रही है, छातियाँ पीट रही है और कपड़े उतार रही है अपने खमा खा के। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ज़्यादा वो करते हुए नहीं, सारी बहुत बेहतरीन वीडियो है, जबरदस्त वीडियो है। एक बार स्टार्ट करोगे देखना तो अंत तक देखोगे। इनके चैनल को द मनीष ठाकुर को सब्सक्राइब करें, मेरा कुछ पसंद आता है मुझे भी देख लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Thank you for watching my long video. Thank you.